हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर। फिर से बताना चाहूँगा, केवल 12 क्वेश्चन है इसके अंदर, फिर से काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करे हैं। जिनका आज सेल्स एंड रिटेल का एग्जाम था उन सबको वापस से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जो अंतिम प्रहार हमारी टीम ने तैयार किया था उनमें से लगभग 80% से ऊपर क्वेश्चन हिट हुए। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा गया, बहुत से अच्छे कमेंट हमको पढ़ने को मिले। और मेरे को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि आप सबके पेपर अच्छी तरीके से जाएँ, आपका 4th सेमेस्टर अच्छे से ख़त्म हो और आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और कभी कभी हमको भी याद करते रहें। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समय है कम, काम है ज़्यादा, और फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक है कल्चरल डिफरेंस। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये अपन को बार बार अच्छे से ध्यान देना है। वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग कल्चरल डिफरेंस गोइंग इंटरनेशनल। अब यहाँ पर याद रखना सब्जेक्ट कौन सा है, अपना क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट है। अब यहाँ पर जो अपने कल्चर की बात हो रही है ना, वैसे तो भारत पूरा का पूरा एक विविधताओं का देश है और यहाँ पर हर जगह कल्चर अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हर जगह आप जाएंगे 50 कोस पे, आपको अलग तरीके का ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, अलग तरीके का एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है और वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ नई रीतियाँ उनकी देखने को मिलती है। लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट में खड़े हैं, और वो भी कौन सी स्ट्रीम में खड़े हैं, IB के अंदर, है ना। जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस की स्ट्रीम में बात कर रहा हूँ और कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल कल्चर की ही बात हो रही है। यानी कि पूरे इंडिया को एक तरफ रख रखा है और अदर नेशंस को अलग तरफ, जैसे हांगकांग अपन अलग कर सकते हैं, चाइना अपन अलग कर सकते हैं, जापान अलग कर सकते हैं, USA अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक देश से दूसरे देश के बीच में कंपैरिजन है। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि अपन को कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात करनी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कल्चरल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो कल्चरल डिफरेंस है वो क्रॉस बॉर्डर कल्चरल डिफरेंस है। मीन्स कि अगर इंटरनेशनल वर्ड ना भी लिखा हो तब भी एग्जाम में आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इंटरनेशनल फिनोमिना से ही होने चाहिए। ये बात अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है। अब कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होती है। कम्युनिकेशन स्टाइल यानी कि एसेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि जहाँ पे ब्रिटिश लोग अलग तरीके से बात करते हैं, वहीं पे अमेरिकन अलग तरीके से इंग्लिश बोलेगा, और जो हमारे केरल के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्योर इंग्लिश बोलते हैं वो अलग तरीके से बोलेंगे। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन पहले एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, फिर इसके आंसर के ऊपर मैं फिर आता हूँ। क्वेश्चन बन रहा है कि जो क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल बॉडीज में, जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप कैसे बोलोगे कि क्या क्या कल्चरल डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है कि कम्युनिकेशन की स्टाइल में डिफरेंस है। यहाँ पर लैंग्वेज की स्टाइल में तो डिफरेंस है ही, लैंग्वेज तो डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें भी अगर सेम लैंग्वेज बोल रहा है तो एक इंडियन बोलेगा तो एक अलग तरीके से इंग्लिश बोलेगा, अंग्रेज यदि हिंदी बोलेगा तो वो एक अलग तरह एसेंट से बोलेगा। बॉडी लैंग्वेज में एक डिफरेंस आता है, ठीक है। वैल्यूज़ एंड बिलीफ में डिफरेंस आएगा। जैसे कि आप पश्चिमी सभ्यता में जाएंगे तो उनके एथिक्स, उनकी मॉरलिटी एक अलग तरीके से आएगी। अपन आगे एक डिटेल इसका क्वेश्चन भी है, वहाँ पर और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हर कास्ट, हर रिलीजन की एक वैल्यूज़ अलग होती है। कुछ कास्ट, कुछ रिलीजन के अंदर आप कह सकते हो कि अपन जब ब्राइड और ब्राइडग्रूम की शादी हो रही होती है तो वाइन टकराई जाती है, और कहीं पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट, किस कल्चर, किस सोसाइटी से आ रहे हो। आप अमेरिका में हैं तो वहाँ पर आफ्टर 18 जो है बच्चे जो है माइग्रेट हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के दूसरी जगह रखने लग जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 18 का लड़का हो गया है तब तो वो BTech की तैयारी कर रहा होता है, अपने करियर प्लानिंग की कोशिश कर रहा होता है और पेरेंट्स के साथ ही रहता है। इंडिपेंडेंट होने में यहाँ पर करीबन 25 से 30 साल का वक्त लग जाता है। उसके बाद भी उसको जॉब पर्पस से ही माइग्रेट होता है। जबकि USA के अंदर एक कॉमन ट्रेडिशन है कि 18 साल के होने के बाद बच्चा अपने माँ बाप का घर छोड़ देता है और उसी शहर में भी दूसरे घर के अंदर रेंटेड अपार्टमेंट में रहेगा।
तो ये वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर इस चीज़ को सही माना जाता है, हमारे यहाँ पर नहीं माना जाता। वर्क प्लेस के एटिकेट अलग अलग होते हैं। जापान में वर्क प्लेस के एटिकेट स्ट्रिक्टली रहते हैं, काफ़ी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगर वर्क प्लेस के एटिकेट कहे जाएँ तो जापान में होते हैं। वहाँ पर एक तरीके का ट्रेडिशन है कि आप फ्री नहीं रह सकते। यदि आपके पास काम ख़त्म हो गया तो आप अपनी डेस्क साफ़ करिए, आप वहाँ पर उसको क्लीन करिए, पियोन के जो काम है जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना वो करिए। लेकिन अगर आज यहाँ पर किसी को कह दिया जाए कि झाड़ू पोछा लगाया जाए तो वो उसके लिए बिल्कुल डिफर्ड हो जाएगा। वहाँ पर जापान में वर्क एटिकेट की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को एक पर्टिकुलर डे होता है जहां पर पूरे घर स्कूल की जो सफाई है वो वहीं के स्टूडेंट्स करते हैं। और यहां पर अगर इंडिया में इसी तरीके की एक्टिविटी अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में करा दी जाए तो क्या कहा जाएगा कि यह बाल श्रम करा दिया गया। तो वर्क एटिकेट अलग अलग होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट पैमाने हैं जिससे हम कल्चरल डिफरेंस को चेक करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया। जापान का आई कांटेक्ट, जैसे जापान में आई कांटेक्ट बना लेना काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट की बात मानी जाती है, कि वहाँ पर ये गलत बात मानी जाती है कि अगर आपने किसी को आंखों में आंखें डाल के देख लिया। और यहाँ अगर इंडिया में देखा जाएगा तो वो बोलेगा अरे ये चोर है, इसकी आंखें में आंखें नहीं मिला रहा, ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें भेद है, इस तरीके का छल है। तो यहाँ पर आंखों में आंखें देख के बात नहीं करी जाती, जापान में नहीं करी जाती, और इंडिया में इसको एक नॉर्मल गेस्चर की तरह माना जाता है ना। इस तरीके से वहाँ पर वर्क एटिकेट। अब यही क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कल्चरल डिफरेंसेस को या इंटरनेशनल कल्चरल डिफरेंसेस को आप किन पॉइंट से जॉट डाउन करोगे। यहाँ पर थोड़े से मैंने एग्जाम्पल दे के भी बता दिया है। जल्दी इसकी पीपीटी भी आपके पास आ जाएगी, वहाँ से अच्छे से और एक बार इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी कम समय के कारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ क्योंकि मुझे 12 क्वेश्चन की सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, आपका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आज ही रात तक आपको मिल जाएगा, इसका मैं वादा कर सकता हूं। तो जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।